हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर लेंगे, कूलाम बल तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम बल तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले आवेश जानेंगे। आवेश। अब आवेश के बारे में यह धारणा रही कि जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घिसते अथवा रगड़ते हैं तो कागज के नगण्य द्रव्यमान के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जो छोटे छोटे कण होंगे, जैसे आप देखते होंगे कंघी को अपने बाल से घिसिए तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये आकर्षण का गुण आया, ये विद्युत कहलाता है। अब इसमें जैसे कांच की छड़ को रेशम से घिसकर यहां पर लटका देते हैं, ये कांच की छड़ होगी, और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से घिसकर इसके पास लाते हैं। तो ये एक दूसरे से दूर हटती है। एक दूसरे से दूर हटेंगी, अर्थात इन छड़ों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। इसी प्रकार से आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से जब घिसकर यहां पर लटका देते हैं और इसके समीप एक दूसरी आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से घिसकर इसके पास लाते हैं, तो यहां भी प्रतिकर्षण होता है, अर्थात एक दूसरे से दूर हटती है। लेकिन जब एक कांच की छड़ को रेशम से घिसकर और दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से घिसकर एक साथ लटकाते हैं तो एक दूसरे के पास आती है। अर्थात ये आकर्षित होती है। तो क्या निष्कर्ष निकला, जब कांच की छड़ को रेशम से घिसकर लटकाए और दूसरी कांच की छड़ को घिसकर कांच के पास लाए तो एक दूसरे से दूर हटी। इसी प्रकार से आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से घिसकर लटकाए और दूसरी घिसी हुई छड़ को लाए तो एक दूसरे से दूर हटी। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ, यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन जब एक कांच की छड़ को रेशम से घिसकर लटका दिया गया और दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से घिसकर लटका दिया गया तो एक दूसरे के पास आई। एक निष्कर्ष निकला कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया गया, क्योंकि कांच को पॉजिटिव माना गया, आबनूस को निगेटिव माना गया। तो कांच पॉजिटिव और आबनूस निगेटिव। तो इस प्रकार से ये हुआ कि कांच कांच पॉजिटिव, क्योंकि सेम पदार्थ है, सेम आवेश हो जाएंगे। आबनूस नेगेटिव है दोनों, क्योंकि सेम पदार्थ है तो सेम आवेश हो जाएंगे। और ये जो है विपरीत प्रकार के पदार्थ हैं तो कांच और आबनूस एक दूसरे के आकर्षण होगा। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया जाएगा। ये निष्कर्ष निकला, अर्थात जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से घिसा अथवा रगड़ा जाता है तो कागज के नगण्य द्रव्यमान के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो क्योंकि वो
घिसने के बाद वैद्युतमय हो जाता है। जैसे कंघी ले लीजिए, अपने बाल में ऐसे घिसिए और कागज के टुकड़ों को आप उससे उठाइए तो उठ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल आप स्वयं देख सकते हैं। तो आवेश का मतलब ये हुआ। और आवेश के प्रकार हम लोग देखेंगे तो धन आवेश, तथा ऋण आवेश। इसको एक प्रैक्टिकल लेके बताया जाएगा। सोडियम है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 8 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है यहाँ पर 281 और यहाँ पर 287 ये क्रिया के पहले सोडियम 11 पॉजिटिव थे और निगेटिव 11 थे। क्लोरीन के पास पॉजिटिव 17 थे और माइनस 17 थे। लेकिन क्रिया के बाद सोडियम के पास पॉजिटिव 11 और माइनस 10 हो जाएगा। क्लोरीन के पास पॉजिटिव 17 और माइनस 18 हो जाएगा। सोडियम के पास 1 पॉजिटिव बढ़ जाएगा, क्लोरीन के पास 1 निगेटिव बढ़ जाएगा। इसीलिए इसे धन आवेश और इसे ऋण आवेश कहा जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके आप समझने का प्रयास करिए कि सोडियम जब क्रिया नहीं किया था तो उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या समान थी। उसी प्रकार से क्लोरीन के पास 17 पॉजिटिव थे, 17 नेगेटिव थे। लेकिन जब सोडियम क्रिया कर गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा, तो इसके पास किसकी संख्या कम हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। बढ़ा कौन? पॉजिटिव। इसीलिए इसको पॉजिटिव का धन आवेश कह देंगे। अब इसमें क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो उस पहले से ही -17 इलेक्ट्रॉन थे और -18 हो गए। 17 पहले 17 थे, अब -18 हो गए, तो कौन बढ़ गया? -1 बढ़ा। इसीलिए क्लोरीन को ऋण आवेश कहा गया। तो एक में एक चीज स्पष्ट हो गई कि धन तथा ऋण आवेश जो बनते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो ऋण आवेश कहलाएगा। इसका मतलब जो दाता होगा वो धनात्मक आवेश होगा, जो ग्राही होगा वो ऋणात्मक आवेश होगा। कुल मिला के ध्यान देखना है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या सेम है तो वह अनावेशित कहे जाएंगे, वो सामान्य अवस्था होगी और ये आवेशित होंगे। तो ये भी जो पोजीशन हो गई अनावेशित। और ये है आवेशित। तो ये अनावेशित अवस्था है और ये आवेशित अवस्था है। तो इस प्रकार से धन तथा ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिला के धन तथा ऋण आवेशों का जो निर्माण होता है वो तत्वों से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। जिन तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धन आवेश, जिनमें प्रवेश करते हैं ऋण आवेश कहलाते हैं। और जिनमें धन तथा ऋण आवेशों की संख्या समान होती है वह सामान्य अवस्था में कहे जाते हैं, अनावेशित कहे जाते हैं, अनचार्ज कहे जाते हैं। और जिनमें डिस्टर्ब होता है अर्थात जिनमें समान नहीं पाया जाता वह आवेशित होते हैं। और जिनमें कम पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह धन आवेश, और जिनमें अधिक पाया जाता है वो ऋण आवेश कहलाते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ऋण आवेश का द्रव्यमान हमेशा धन आवेश से ज्यादा पाया जाएगा।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके उसके पास चला जाएगा। इस प्रकार से ऋण आवेशों का द्रव्यमान धन आवेशों से अधिक पाया जाएगा। तो धन तथा ऋण आवेश ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। अब अगला टॉपिक है मूल आवेश। इसमें यह होता है कि वह न्यूनतम आवेश जो किसी तत्व पर रह सकता है, जिसका मान होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो फॉर्म होता है Q = N × A कूलम। अब Q क्या हो गया? ये आवेश हो गया। ये क्या हो गया? वैद्युत आवेश। N क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार से तो मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज, वह न्यूनतम आवेश जो किसी तत्व पर रह सकता है Q = N × E, जिसमें Q वैद्युत आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इस टॉपिक पर भी न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी विकल्प पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ठीक से आपको तैयार करना है। अगला टॉपिक है कूलम बल। कूलम ने यह विचार किया कि जैसे कांच थे, आबनूस थे, कांच और आबनूस एक पास आते थे और कांच और आबनूस दूर जाते थे, तो इसका इन्होंने गणितीय रूप दिया। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q, ये वाय निर्वात में स्थित है स्मॉल r दूरी पर, तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा Q प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 और F प्रोपोर्शनलिटी 1/r² समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनलिटी या समानुपाती Q1 Q2/r²। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। अब F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² कूलम न्यूटन। अब 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो इन्होंने कहा कि जब दो आवेश निर्वात में स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों समीकरणों के साथ ले लिए तो यह प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2/r²। अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4πε0। तो यहां पर ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन m²/c²। तो ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका आंकिक मान ये होता है। अब ये देखते हैं कि अगर ये आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तब बल कितना होगा। F डैश = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अगर हम
निर्वात वाले बल और मीडियम वाले बल की तुलना करें तो हमको एक फार्मूला मिलता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। इसे निरपेक्षशीलता भी कहते हैं। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये माध्यम का परावैद्युतांक डिफरेंट टाइप का होता है। के कांच के लिए 7 होगा, के जल 81 होगा, के वायु 1 होगा, के धातु इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, माध्यम का परावैद्युतांक, ये सभी माध्यमों का भिन्न भिन्न होता है। तो क्या चीज निष्कर्ष निकला कि सबसे हाईएस्ट जो फोर्स की वैल्यू होगी वो निर्वात में होगी, वाई में होगी, क्योंकि Q की वैल्यू 1 होगी। और जैसे ही हम इसको इन आवेशों को मीडियम में लेके चले जाते हैं, कांच में लेके चले जाएं, जल में लेके चले जाएं, तो इनका जो फोर्स हो जाएगा वो घट जाएगा। तो हमको इस टाइप की प्रोपोर्शनलिटी मिलती है, यह प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 जो समानुपाती होगा, अर्थात बल का मान उन आवेशों के मान पर निर्भर करेगा। यह प्रोपोर्शनलिटी 1/r²। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि अगर हम आवेशों को दूर लेके चले जाएं तो वैद्युत बल का मान घट जाएगा और पास लेके आए तो वैद्युत बल का मान बढ़ेगा। अर्थात जैसे ही आवेशों के बीच की दूरी घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उनके बल के मान में परिवर्तन हो जाएगा। अगला है यह प्रोपोर्शनलिटी 1/k। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम आवेशों को एयर में ले गए तो सबसे अधिक बल होगा, लेकिन जैसे जैसे हम मीडियम में लेके जाएंगे तो यह का वैल्यू घट जाएगा। तो इन टॉपिकों पर भी निश्चित न्यूमेरिकल आते हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर देखिए, कूलॉम का बल ये हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करते हैं। जब दो आवेश किसी निर्वात में स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उनकी मात्राओं अर्थात मैग्नीट्यूड के समानुपाती होगा, गुणनफल के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वेट समानुपाती होगा। और जब इन दोनों के एक साथ करते हैं तो यह प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है 9 × 10⁹। अब इसमें एप्सिलॉन 0 आता है, तो एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। लेकिन जब इन आवेशों को हम किसी माध्यम में शिफ्ट कर देंगे, रख देंगे, तो इनका वैद्युत बल का मान हो जाएगा 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। अब k क्या होता है? k गुना घट जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इसको कांच में ले जाएंगे तो 7 गुना घट जाएगा, 81 में ले जाएंगे तो 81 गुना घट जाएगा, उसमें जल में ले जाएंगे। अब इसमें निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता ये एप्सिलॉन आया, और इसी को कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और ये माध्यम का परावैद्युतांक है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एप्सिलॉन इज इक्वल टू मीडियम ऑफ द परमिटिविटी। इस प्रकार से कूलॉम के नियम की व्याख्या होती है। बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। धन्यवाद।